अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। फरहाना मेरे ताया की बेटी थी, लेकिन इससे मेरा दोस्ती का नाता था। वो मुझे अक्सर कहा करती थी कि हम आपस में कजिन तो हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर दोस्त हैं, और दोस्त एक दूसरे का आईना होते हैं। बस मेरी जिंदगी तुम्हारी दोस्ती के आईने में हमेशा शफाफ ही रहेगी। ये बात वो तब कहा करती थी जब 13 बरस की थी। ये वो उम्र होती है जब लड़कियां अमूमन अपने सपनों का तख्त सजाती हैं और उस पर किसी मनमोहने को शहजादा बनाकर बिठा लेती हैं और खुद को उसकी मलिका तसव्वुर करने लगती है। लेकिन फरहाना के जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं था। इसका जहन बहते चश्मे की तरह साफ शफाफ था। ऐसे में उसकी मंगनी खालाजाद रियान से कर दी गई। साद दिल, मासूम सूरत और अच्छी सोच रखने वाली लड़की में किसी हमसफर साथी के तसव्वुर की खिड़की खुल गई, क्योंकि मंगनी के बाद यकीनन इसके जहन में शादी का तसव्वुर भी उजागर हुआ। उसने अब इस नहज पर ख्वाब देखने शुरू किए। इत्तेफाक के इन्हीं दिनों फरहाना की क्लास में एक नई लड़की दाखिल हुई जिसका नाम तबस्सुम था। इस लड़की से फरहाना की दोस्ती हो गई। ये लड़की बहुत ऊंचे ख्वाब देखने की आदी थी। उसने ही फरहाना के दिमाग में ये बात डाली कि तुमने कहा गरीबों में मंगनी करवा ली है, सारी उम्र छोटी छोटी खुशियों को तरसोगी। अब भी वक्त है, रियान से शादी से इनकार कर दो। मेरी कजिन उसकी बातें सुनती और चुप रहती। तबस्सुम से इसकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि वो फरहाना के घर भी आने जाने लगी। एक रोज वो आई तो इत्तेफाक के रियान भी आया हुआ था। तबस्सुम ने रियान को देखा और बुरा सा मुंह बना लिया। जब वो चला गया तो उसने फरहाना के खूब कान भरे कि तुम तो बड़ी बेवकूफ हो, एक तो गरीब खालाजाद से मंगनी करवा ली और सूरत भी ना देखी। खूबसूरत ही होता तो कोई बात थी, गरज उसने मेरी कजिन का दिल खूब बुरा कर दिया। अब वो भी इसी नहज पर सोचने लगी कि जिस पर तबस्सुम उसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। एक दिन इसरार करके वो फरहाना के साथ रियान के घर भी गई। उसे खाला के घर का रहन सहन भी ना भाया। जाहिर है कि वो लोग मुतवस्सित तबके से थे तो रहन सहन भी अपनी हैसियत के मुताबिक रखा हुआ था। अब वो हर वक्त यही कहती कि रियान तुम्हारे काबिल नहीं है फरहाना, देखो तो तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हारे लिए अमीर और खूबसूरत लड़कों की कमी नहीं है। लड़कियों को ऐसे घर में शादी करनी चाहिए जो उसके ख्वाबों के ऐन मुताबिक हो। तबस्सुम के ये ख्यालात तो दरअसल अपने मुतालिक थे, लेकिन वो रफ्ता रफ्ता फरहाना को भी फरेब की इस वादी में ले गई। यूं मेरी कजिन हकीकतों से दूर होती गई। अब जब मैं इससे मुलाकात करती वो कहती, सारा मैं रियान से शादी करके अपनी जिंदगी मुफलिसी की मिट्टी में मिलाना नहीं चाहती। मैं समझाती कि वो नेक लड़का है, काबिल है, कमो है, क्या हुआ कि अभी छोटी पोस्ट पर है, उम्र भी तो इसकी कम है। रफ्ता रफ्ता तरक्की करके बिलाखिर एक रोज बड़े ओहदे तक पहुंच जाएगा। तुम्हारे खालू रिस्क हलाल कमाते हैं, दौलत की रेल पेल नहीं है, और वो जिस सीट पर हैं अगर रिश्वत लेने लगे तो वारे नियारे हो जाएंगे। उनका अपना घर है। कहने लगी, उसको तुम घर कहती हो? 5 मरले का भी कोई घर होता है, ना लान ना खुला सहन, उफ मेरा तो दम घट जाएगा वहां। मैं सच कहती हूं कि रियान से शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जिस इंसान की शख्सियत मेरे ख्यालों में समा गई है वो रियान नहीं कोई और है। कौन है वो? मैंने पूछा। वो कौन है? नहीं जानती, क्योंकि मैंने खुद भी इसको अभी तक नहीं देखा है। फरहाना के वालिद बिजनेसमैन थे, उनका कपड़े का काम था। वो होलसेल का काम करते थे, एक फैक्ट्री भी थी। मेरी कजिन बंगले में रहती थी, फिर भी इसके वालिदैन को अपने से कम हैसियत रिश्तेदारों से लगो था और वो दिल से उनका एहतराम करते थे। उन्होंने बेटी का रिश्ता अगर रियान को दिया था तो कुछ सोच समझ कर ही दिया था। रियान कबूल सूरत और फरमाबरदार लड़का था। मुस्तकबिल में तरक्की के रोशन इम्कान थे, लेकिन फरहाना तो बस अब अपने बड़े घर से भी ज्यादा बड़े घर में जाना चाहती थी, और मैं हैरान होती थी कि ये इसे क्या हो गया। मैंने इसको बहुत समझाया, मगर तबस्सुम की दोस्ती इसके सर चढ़कर बोल रही थी। सो वो मेरी बातों को खातिर में नहीं लाती थी। उन्हीं दिनों रियान की अम्मा घर आए। वो फरहाना को बहुत चाहती थी और उसको एक साबिर और शाकिर लड़की समझती थी। उनका ख्याल था कि वो आकर उनका घर संवार देगी। वो हर वक्त इस पर वारी जाती थीं। वो नहीं जानती थीं कि उनकी ये भांजी कौन सी हवाओं में परवाज कर रही है। वो ख्वाहिश के पर लगाकर उड़ती हुई हिर्स व हवस के आसमान की इस बुलंदी तक जा पहुंची कि जहां तवाज़ुन बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। खाला ने शादी की तारीख मांग ली तो ताया जी ने 1 साल बाद रुखसती के लिए कह दिया, ताकि फरहाना पढ़ाई मुकम्मल कर ले। खाला ये कहकर चली गईं कि ठीक है, हम 1 साल इंतजार कर लेंगे,
मगर मैं साल बाद बारात लेकर आऊंगी। उनके जाने के बाद वो मेरे पास आई, बोली कि खाला ने शादी की तारीख मांगी है, मैं बहुत परेशान हूँ। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? ये तो खुशी की बात है कि तुम्हारी शादी हो रही है। वो बोली, सब कुछ जानते बूझते तुम मेरे जख्मों पर नमक पाशी कर रही हो। अच्छा तो फिर तुम सीधे अपनी माँ से बात कर लो और जुर्रत के साथ जो तुम्हारे दिल में है कह गुजरो। उन्हीं दिनों मेरे एक कजिन की शादी थी। सो हम मुल्तान चले गए। वहां शादी के हंगामे में फरहाना का ख्याल ना रहा। मैंने मुल्तान से इससे राब्ता ना किया। हमें वहां 15 दिन लग गए। इस दौरान जाने क्या बात हुई कि ताया जान ने उसकी शादी की तारीख दे दी। मैं वापस आकर इससे मिली। वो बहुत परेशान थी। परेशानी किसी नादान को लाहिक हो तो बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और इंसान उजलत में कोई गलत कदम भी उठा लेता है। उसने भी परेशानी में एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया था। बेशक वो इसके वालिद के अंडर काम करता था, लेकिन फरहाना के लिए तो एक बंद किताब की मानिंद था। इसका नाम आदिल था और ताया जी की फैक्ट्री में मैनेजमेंट का काम सीख रहा था। ये उनके बिजनेस पार्टनर का लड़का था और कभी कभार किसी काम से घर पर भी उनके पास आ जाता था। एक रोज वो घर आया। ताया घर पर न थे, बल्कि सारे घर वाले भी किसी तकरीब में गए हुए थे। पेपर्स की तैयारी के बाइस फरहाना घर पर थी। आदिल ने दस्तक दी। फरहाना ने दरवाजा खोला और पहली ही नजर में इस खूबरू नौजवान की खूबसूरती से मुतासिर हो गई। इसको खबर थी कि ये इसके वालिद के बिजनेस पार्टनर का इकलौता बेटा है और बहुत मालदार घराने से है। सोचा अब तक इसके बारे में क्यों गाफिल थी, कभी उसको गौर से देखा भी नहीं। क्यों आज के दिन ही उसकी शानदार शख्सियत का सिहर महसूस किया। तभी उसके दिल ने आदिल का इंतखाब कर लिया। शायद इसलिए कि रेयान के साथ शादी से बचना चाहती थी। इस तेज तर्रार लड़के ने फरहाना की नजरों में अपने लिए पसंदीदगी के एहसास को भांप लिया। इस रोज तो वो चला गया कि घर में कोई न था। अकेली होने के सबब फरहाना ने आने के लिए न कहा, लेकिन बाद में वो ताया जी का खाना लेने के बहाने आने लगा। जिस रोज ड्राइवर उनके दीगर कारोबारी कामों में मसरूफ होता तो आदिल खाना लेने आ जाता, क्योंकि इसके पास अपनी गाड़ी थी। खाना फरहाना पैक करके देती। इस तरह इन दोनों की आपस में बातचीत हो जाती। पहले वो हफ्ते में एक आध बार आता, फिर रोज आने लगा। शायद ताया इस पर ज्यादा एतबार करते थे कि बाज नौकर खाने को रास्ते में चख भी लेते थे। एक दिन आदिल आया तो घर में कोई ना था। तभी फरहाना ने इसको गेस्ट रूम में बैठने को कहा, क्योंकि वो बाहर की जानिब था। उसने पूछा, आंटी कहाँ गई हैं? वो बराबर में गई हैं, फरहाना ने जवाब दिया। जब खाने की तैयारी के मरहले में थोड़ी सी देर बाकी रह जाती, तब तक वो आंटी से बातें करता रहता। बाहर बहुत गर्मी थी। उसने पानी मांगा। फरहाना कोल्ड ड्रिंक गिलास में डाल कर ले आई। आज आदिल उसे बहुत गौर से देख रहा था। इसकी तेज नजरों से वो कुछ घबरा गई। वो उसे देखने में इस कदर मह था कि गिलास को ठीक तरह से पकड़ ना पाया और मशरूब छलक गया। तभी गिलास भी इसके हाथों से छूट गया। शरबत कपड़ों पर गिरा तो उसके कपड़े खराब हो गए। फरहाना ने शर्मिंदा होकर कहा, मुआफ करना, ये मेरी गलती से हुआ है। इसकी बौखलाहट पर वो मुस्करा दिया। बहरहाल मजीद कुछ कहे बगैर वो खाना लेकर चला गया। वो यही समझी कि आदिल नाराज होकर गया है। वो देर तक शर्मिंदगी महसूस करती रही। अगले दिन ताया जी की तबीयत खराब हो गई। वो फैक्ट्री ना गए। तभी आदिल ये मालूम करने उनके घर आया कि आज क्यों नहीं आए। जब ताया जी की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी, दोनों माँ बेटी ड्राइवर को देखने घर से बाहर आए। देखा कि आदिल अपनी गाड़ी से उतर रहा है। उनको परेशान देखकर पूछा, खैरियत तो है? हाँ, तुम्हारे अंकल की तबीयत बहुत खराब है बेटे, इसी वजह से परेशानी हो रही है। आदिल को वो अंदर ले आए। उसने अंकल को देखते ही कहा कि ड्राइवर का इंतजार न करें, मैं इनको अपनी गाड़ी में अस्पताल लिए चलता हूँ। वो सहारा देकर ताया ही को गाड़ी तक लाया और फौरन उनको अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इनको दाखिल कर लिया। वो वापस आकर आंटी और फरहाना को भी अस्पताल ले गया। वो रात तक ताया जी के पास ही रहा। फरहाना ने इसके इस एहसान को अपने दिल में जगह दे दी। अब फरहाना को आदिल बहुत अच्छा लगने लगा। वो बेसुकूनी से इसका इंतजार करती। ताया जी अस्पताल में थे और आंटी उनके पास होती। आदिल घर आता, फरहाना से अंकल के लिए खाना ले जाता। इस दौरान वो किचन में आ जाता और उसके साथ बातें करता रहता। जब वो सूप वगैरह तैयार कर रही होती, वो उसकी बातों के जवाब में हूं हां करती रहती। तब इसने कहा, क्या बात है फरहाना, अब बोलती कम है, हालांकि अब की आवाज ऐसी है कि बार बार सुनने को दिल चाहता है।
इस पर बेअख्तियार वो बोल पड़ी, बातें सिर्फ जबान से ही नहीं की जाती, क्या अपनी निगाहों की जबान नहीं समझ सकते? ये इसने बेबाकी के साथ बहुत बड़ी बात कह दी थी। वो तो जैसे मौका की तलाश में था। कहने लगा, अब तो पहली नजर में मेरे दिल में समा गई थी। डरता था कि कुछ कह दिया और आपको नागवार हुआ तो नाराज हो जाएंगी। जब से आपको देखा है जीने का ढंग आ गया है। वो न जाने इस किस्म की और कितनी बातें कहता रहा और फरहाना उन बातों की भूल भलियों में गुम होती चली गई। इसके जाने के बाद भी वो गुमसम बैठी रह गई थी। अगले दिन जब वो आया, उसने देखा कि फरहाना उसकी बातों के जाल में उलझ गई है। उसने आते ही दूसरा जाल फेंका। कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। अंकल की तबीयत ठीक नहीं रहती, अच्छा है कि बेटी के फर्ज से जल्द सुबुकदोश हो जाए। क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? हाँ, मैं तुमसे शादी को अपने लिए सबसे बड़ी खुश नसीबी समझूंगा। कुछ लोग हमारी जिंदगी में कुछ इस अंदाज से दाखिल होते हैं कि हमको पता नहीं चलता कि वो कब हमारे दिल में आ समाते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोग खुद ब खुद दिल की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। तुम भी बिला इरादा मेरे दिल पर काबिज हो चुकी हो। अब डायलॉग अच्छे बोल लेते हैं। ये कहकर तुम मेरे जज्बात की तौहीन कर रही हो फरहाना। अब जो भी कह लो, लेकिन मेरी आरज़ू को ठुकराने की बात मत करना। जिंदगी में बहुत सी लड़कियों को देखा है, मगर नजर तुम पर ठहर गई है। मुझको तुम्हारा जवाब चाहिए। सोच कर बताऊंगी। उस वक्त अम्मा आ रही हैं, फरहाना ने कहा। इसी वक्त फरहाना ने फैसला कर लिया कि वो माँ से बात करेगी कि रेयान ही क्यों, इसकी जगह आदिल क्यों नहीं, इसमें क्या कमी है। उसने माँ से बात की। फरहाना की अम्मा हैरान रह गईं। बोली, क्या बात है, आज तुम क्यों इस कदर जज्बाती हो रही हो? वो खामोश रही। बेटी, माँ बाप के फैसले कोई अहमियत ना रखते या उनकी जरूरत ना होती तो अल्लाह ये रिश्ते ना बनाता। हर रिश्ते का एक अपना मकाम है, अपना तकद्दुस है। मैं मानती हूँ अम्मा के वालिदैन के फैसले बेटियों के लिए दुरुस्त होते होंगे, लेकिन अब के फैसले ने जीते जी मुझको जहन्नम की आग में जलने के लिए छोड़ दिया है। फरहाना, तुम क्या कह रही हो? हमने तुम्हारे साथ कौन सा जुल्म किया है? अब सब ने मिलकर मुझको सारा जीवन जलने के लिए आग में धक्का दिया है। मैं हर गज 3 कमरों वाले घर में बया करना जाऊंगी। मुझको खाला के घर का सोचने से ही घुटन होती है। बेटी, क्या कह रही हो? रिश्ते मकीनों से होते हैं, मकानों से नहीं। रेयान मेहनती लड़का है, एक ना एक दिन जरूर दूसरा बड़ा घर बना लेगा। बना लेगा या नहीं बना पाएगा अल्लाह जाने, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। माँ, आपको मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना होगी। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरी मदद कीजिए। माएं अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो क्या आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती? इसकी मिन्नत समाजत पर ताई जी ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी। रात को जब सब खाने पर बैठे, फरहाना नहीं आए। माँ ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। खाना खा चिकने के बाद ताई जी ने बात शुरू की कि फरहाना रेयान से शादी नहीं करना चाहती। वो कहती है कि ये मंगनी तोड़ दे वरना मैं कुछ खा लूंगी। इस पर बाप और भाई सटपटा गए। हैरान थे, आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो गरीब घराने में शादी नहीं करना चाहती। इसके भाई गुस्से में आ गए। ये क्या बात हुई? भला ये भी कोई बात है? उसने ये कैसे कह दिया? हमारी इज्जत और गैरत का मामला है, मंगनी हो चुकी है। हमारी नजर में रेयान से अच्छा कोई नहीं है। अम्मा, आप इसको समझा दें कि जो वो चाहती है वो नहीं होगा। गुर्बत के अलावा रेयान में क्या बुराई है और गुर्बत दूर हो सकती है। गरीब होना कोई ऐब नहीं। इनको अल्लाह ने इतना रिस्क दिया है कि इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। अमीरी गरीबी मुस्तकिल रहने वाली चीज नहीं है, उनके ये दिन भी बदल जाएंगे। वालिद और भाई सुबह सब अपने अपने काम पर चले गए। फरहाना ने माँ से पूछा। ताई जी ने इसको रात वाली गुफ्तगू गोश गुजार कर दी। समझाने की कोशिश भी की, वो किसी सूरत नहीं मानी। उसने फैसला कर लिया कि अगर उन्होंने इसकी ना मानी तो वो बगावत कर देगी। अगले दिन आदिल अंकल की तबीयत पूछने आया तो उसको देखकर फरहाना खुशी से गुलनार हो गई। जब से इसने आदिल की तवज्जो हासिल की थी, उसको ये घर और अपने घर के लोग पराये लगने लगे थे। वो सिर्फ आदिल को ही अपना समझती थी। आदिल ताई जी से मिला, वो बहुत परेशान थी। उसने परेशानी की वजह पूछी, तब उन्होंने बता दिया कि फरहाना की मंगनी रेयान से हो चुकी है और अब वो हमको परेशान कर रही है। ताई जी ने आदिल को घर का फर्द समझते हुए सारा अहवाल बता दिया और मदद की दरख्वास्त की।
वो सारा किस्सा सुनने के बाद किचन में गया और फरहाना से बात की कि तुम्हारी अम्मा परेशान है, तुम क्या कहती हो? मैंने जो कहना था कह दिया। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं फिर भी रेयान से शादी नहीं करूंगी। अच्छा तो फिर तुम मंगनी तोड़वा लो। तुम्हारे वालिदैन नहीं मानते तो रेयान से कह दो कि तुम इसको नापसंद करती हो और शादी नहीं करना चाहती। वो इतना ही अच्छा और नेक है तो जरूर तुम्हारी रजा की परवाह करेगा और खुद मंगनी खत्म कर देगा। आदिल दोहरी चाल चल रहा था। उधर वो फरहाना की वालिदा से कहता कि आपकी लड़की को समझा रहा हूं, वो मान जाएगी, और उधर फरहाना को कहता कि फौरन मंगनी तोड़ लो। मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं तुमको खुश रखूंगा। शादी के बाद हम घूमने जाएंगे, मैं तुमको सारी दुनिया की सैर करूंगा। वो जब ये बातें सुनती इसके दिल में अरमान मचल उठते। इसको आदिल के अलावा दुनिया में और कुछ नजर न आता था। रेयान उनके घर आया, उसने इसके साथ सीधे मुंह बात न की। उसने पानी मांगा तो फरहाना ने मंगनी की अंगूठी गिलास में डालकर उसको दे दी और कहा कि पानी की बजाय ये अंगूठी उठा लो और गुस्सा पी लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर रही। ये बात इसके भाई ने सुनी तो वो इसको मारने को लपका, लेकिन रेयान ने इसे थाम लिया और माँ भी दरमियान में आ गई। रेयान खामोशी से अंगूठी लेकर चला गया। ताईजी किसी को बताए बगैर आदिल के घर गई और उसकी वालिदा से बात की। इस खातून ने कहा, आपको गलत फहमी हुई है, हम अपने बेटे की शादी तय कर चुके हैं और आदिल को भी इस शादी पर कोई एतराज नहीं है। अगले माह की 10 तारीख को इसकी शादी है। ये सुनकर ताई को सुकून मिला। वो घर वापस आई तो किसी को ना बताया कि वो कहाँ गई थी। मंगनी की अंगूठी रेयान को वापस करने पर फरहाना के बड़े भाई ने इसको मारा तो उसे बुखार हो गया, लेकिन आदिल ना आया, वो तो अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ था। फरहाना इंतजार करती रह गई, वो न आया, और फिर एक दिन जब वो आया तो उसके हाथ में शादी का कार्ड था। वो सीधा ताया जी के पास गया और उनको कार्ड देकर कहा कि आप लोग मेरी शादी में जरूर आना। उसने फरहाना से बात तक न की। इसके आने से जो शहनाइयां फरहाना के दिल में बजती थीं, वो अब नौहों में तब्दील हो गईं। अब हर शय रोती हुई लगती थी। से लगा जैसे किसी ने इसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। इसके जिस्म से रूह निकल रही थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को घसीटकर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर गिर गई। ताईजी ने मुझे बुलवाया कि उसे देखो, उसने कमरा बंद कर लिया है। मैंने इसके भाई की मिन्नत की, उसने खिड़की तोड़ी, हम अंदर गए, वो बेहोश पड़ी थी। इसे अस्पताल ले गए, 2 दिन बाद उसे होश आया। डॉक्टर को तमाम अहवाल बताया तो उसने इसको सुकून की दवाएं दी। वो 1 साल जेर इलाज रही, तब कहीं जाकर कुछ नॉर्मल हुई। ताईजी और रेयान की अम्मा तो आपस में सगी बहनें थीं। बहन ने बेटी की तरफ से मुआफी तलब की, खाला ने मुआफ कर दिया और रेयान को भी मिला लिया। दोनों की शादी हो गई। कुछ अरसा फरहाना खोई खोई रही। ताया के पास पैसों की कमी न थी। उन्होंने एक बंगला खरीद कर उसको फर्नीचर से आरास्ता करके बेटी को जहेज में दिया, हर शय दी, यहाँ तक कि गाड़ी भी दी और रेयान को फैक्ट्री सौंप दी ताकि उनकी बेटी को अपने शौहर की गुर्बत का एहसास न हो। यूं अल्लाह ताला ने रेयान को उसकी अच्छाई का समर दे दिया और फरहाना को भी अच्छे बुरे की परख हो गई। इसको रेयान से नफरत न थी, नफरत तो तबस्सुम ने दिलाई थी, वो भी उसकी गुर्बत से। जब गुर्बत न रही तो फिर नफरत कैसी? तो ये है इंसान की उन बुलंद सोचों की औकात जो हिर्स व हवस के ताबे हों तो वो रेत के घरौंदों की तरह गिरते हैं। आज रेयान ही फरहाना का सब कुछ है और उसको अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं है। नाजरीन, आपकी मसर्रत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।